हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। हाफ ईयर एग्ज़ाम 23-24 मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो इसके सोल्यूशन को हम एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ समझ लेंगे, इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं। अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। तो अनीता ने क्या किया, एक ड्रॉप तो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड डाला और एक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच पेपर पे डाला और फिर कलर कंपेयर किया। उसके बाद उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। तो करेक्ट कंक्लूजन को टिक करना है आपको। तो देखो, पहला है कि पीएच एसिटिक एसिड का ज़्यादा है कि हाइड्रोक्लोरिक का, या फिर पीएच एसिडिक का कम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक का। एसिटिक स्ट्रॉन्ग एसिड को कहेंगे। एसिटिक एसिड डाइसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन में, वो कम्प्लीटली डाइसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखो एसिटिक एसिड आप CH3COOH को कहते हैं, ये एक वीक एसिड होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो वीक एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन कम देता है सोल्यूशन में, है ना। वीक एसिड क्या है, लेस H+ आयन प्रोड्यूस करता है या पार्शली डाइसोसिएट होता है ना। तो अगर H+ कम है तो pH जो वैल्यू होती है, pH स्केल में जो वैल्यू होती है 0 to 14, वो H+ जितना कम होगा pH वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका हाइड्रोजन जो आयन होंगे उसमें ज़्यादा होंगे, यानी वो कम्प्लीटली डाइसोसिएट होगा, तो उसका पीएच क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो जितना ज़्यादा पीएच होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो ज़्यादा H+ होगा ना, हाइड्रोजन आयन उसमें ज़्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीएच कम हो जाएगा। और अगर वीक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच मोर होगा। तो यहाँ पे इसका पीएच जो है ज़्यादा है एसिटिक एसिड का, किससे, हाइड्रोक्लोरिक से। तो कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। एसिटिक एसिड क्योंकि वीक है ना, तो इसका पीएच ज़्यादा होगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। और वीक है तो कम H+ देगा, यानी पार्शली डाइसोसिएट होगा और पीएच ज़्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मोर हाइड्रोजन आयन देगा, कम्प्लीटली डाइसोसिएट होगा और पीएच क्या होगा, उसका कम होगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन गलत है, पीएच एसिडिक का कम है, पीएच वीक है ना, वीक का पीएच ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नो, एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है ना, तो ये भी गलत है। एसिटिक एसिड डाइसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, क्या ये कम्प्लीटली डाइसोसिएट होगा, नहीं, ये भी तो वीक एसिड है तो ये पार्शियली डाइसोसिएट होगा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है। तो इन्होंने करेक्ट पूछा था, तो पीएच एसिटिक का ज़्यादा है क्योंकि वो वीक एसिड है, वीक एसिड है तो उसमें H+ कम है तो उसका पीएच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप ये इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें से। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, पीएच और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, जिसका H+ ज़्यादा उसका पीएच कम, जिसका H+ कम उसका पीएच ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन गिवन है आपको और उन्होंने कहा है कि XYZ निकालिए, ये X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है। तो देखो एक तरह से X कहाँ है, इसका O2 के आगे नंबर होगा ना, ऐसे CO2 के कितने नंबर है, H2O के कितने नंबर है। तो यहाँ इसको हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है इसके लिए, है ना। तो जितने O2 इस साइड होंगे उतने ही O2 इस, टोटल O यहाँ भी होने चाहिए। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखती हूँ तो यहाँ पे x की जगह अगर 2 रखोगे, या तो आपको बैलेंसिंग आती है तो ये पहले पूरा बैलेंस कर लो और फिर XYZ देख लो क्या आया। अदरवाइज़ आप एक एक ऑप्शन करके इसमें रख के देखो। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो x की जगह 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ओ कितने हो जाएंगे, 4, है ना। इस साइड 4 ओ हो जाएंगी। अब इस साइड देखो कितने ओ है, अगर ओ यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, तभी तो ये वाला बैलेंस कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं y की जगह कितना रखूँगी, 3, क्योंकि x के बाद y तो है, y कितना है यहाँ 3 अगर मैंने यहाँ रखा तो 3 2 जा 6 ओ तो यहीं पे आ गए, और फिर z को भी रखोगे 2 ओ यहाँ आ गए, तो 6 यहाँ और 2 यहाँ,
तो कितने हुए 8 हो गए, जबकि यहाँ तो सिर्फ कितने थे 2 2 ज़ा 4 थे, तो ये वाला तो गलत है ना। अब इसको रख के देखो, x की जगह 5 रखो, 5 2 ज़ा 10, ओ यहाँ कितने हैं 10, तो यहाँ भी 10 होने चाहिए। तो अब ये y और z रखो, 3 यहाँ रखा, 3 2 ज़ा 6 है ओ, और यहाँ कितना रखा 4 4 4, तो यहाँ 6 और यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 6 और 4 10, तो इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको ये नंबर रख के देखने, जिससे ये यहाँ जितने होंगे उतने ही हो यहाँ टोटल होने चाहिए। तो यानी कि आपका ऑप्शन 5 3 4 वाला ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अदरवाइज़ आप पहले बैलेंस कर लो और फिर मैचिंग कर लो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कहते हैं, है ना, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक है। तो अब आपको लगेगा कि डीकम्पोजिशन है, तो यानी हम इस पे लगा देते हैं वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो ये डीकम्पोजिशन वाला जो रिएक्शन है ना, जब वेजिटेबल कंपोस्ट में बदलता है, वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में, तो यहाँ ना ब्रेक डाउन होता है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। तो जब भी ब्रेक डाउन होगा तो रिएक्शन आपका कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए ये वाला डीकम्पोजिशन को देख के एंडो मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में कौन करता है, ब्रोक डाउन करता है माइक्रोब्स, तो ब्रोक डाउन वाले जो होते हैं एक्सो होते हैं, तो ये वाला एक्सोथर्मिक है। स्लेग लाइन बनेगा, यहाँ भी हीट निकलती है, रिएक्शन आपने किया होगा, स्लेग लाइन बनने के में हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज हो रही है, तो ये एंडो थोड़ी ना है। हीट रिलीज का मतलब जब भी हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो उसे हम एक्सो कहते हैं, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, और बाकी मोस्टली जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडो है, बट यहाँ पे डीकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आप एंडो नहीं लगा सकते। और इसलिए एक लाइन में भी हीट रिलीज ही होती है, ये भी एंडो नहीं है, एक्सो है। और आपका डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा रिएक्शन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में आपका फूड क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है ना, एटीपी फॉर्म में, तो यहाँ भी ये एक्सो है, डाइजेशन वाला रिएक्शन भी एक्सो होता है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, जो अमोनियम क्लोराइड है वाटर में जब डिज़ोल्व होती है ना, तो देखो ये रिएक्शन होता है इसका, अमोनियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व होती है, अमोनियम आयन बनाती है, NH4 आयन बनाती है और Cl-, तो वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि NH4Cl सॉल्युबल होती है पानी में, तो जब वो पानी में सॉल्युबल हो गई तो उसको क्या चाहिए, हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, जिससे वो आयंस में ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे अमोनियम का रिएक्शन जब पानी में सॉल्युबल होती है अमोनिया क्लोराइड, तो वो हीट एब्जॉर्ब करके ही आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है ना सराउंडिंग से। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर ये भी पूछे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से, है ना। तो यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन होता है, क्योंकि सॉल्युबल है पानी में, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर ये आयंस में ब्रेक हो जाती है। तो इस रिएक्शन में आपका डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है आपका, वो आपका एंडोथर्मिक है। तो डिसोल्यूशन रिएक्शंस एंडो हमेशा नहीं होते, कुछ डिसोल्यूशन एक्सो होते हैं जब हीट रिलीज होती है, बट इस वाले केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को याद रखना कि ये वाला डिसोल्यूशन जो है यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, एंडोथर्मिक हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है एंडोथर्मिक है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन कीपिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 2 hours द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखते हो 2 घंटे तक, तो कलर जो है चेंज हो जाता है। मतलब आयरन नेल मतलब आयरन है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में। तो आपको पता है आयरन क्या है, आप कॉपर तो अपने आयन के साथ है ना, सल्फेट के साथ। तो आयरन क्या है, रिएक्टिव मेटल होती है, जो अगर रिएक्टिव मेटल है तो कॉपर तो कम रिएक्टिव मेटल होती है, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और सल्फेट अपने में ले लेगी। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का, तो क्योंकि एक्वस फॉर्म में ना, तो ये ब्लू कलर का होगा, इसका क्रिस्टल होगा कॉपर सल्फेट का, एक्वस मतलब पानी है इसके अंदर, तो ये ब्लू कलर का होगा। और जब ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा,
तो ये कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो आपको ना इसमें, और कॉपर देखो पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था, बट कॉपर अब कैसा हो जाएगा, सिंगल कॉपर होता है तो रेड कलर का हो जाएगा ना। बट यहाँ पे आपको कॉपर का कलर चेंज नहीं पूछा। अगर कॉपर का कलर चेंज पूछते तो ब्लू से कैसा हो गया, रेड। क्वेश्चन में किसका कलर चेंज पूछा है, सोल्यूशन का। ध्यान से पढ़ो, कलर ऑफ कॉपर बोलते अगर तब तो आप ब्लू से रेड बोलते, बट यहाँ पे कलर ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसमें है कौन सा, देखो ये तो सॉलिड फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म है, तो सोल्यूशन तो ये और ये है ना। तो ये सोल्यूशन पहले ब्लू था, अब कैसा हो गया, ग्रीन। तो सोल्यूशन का कलर पूछा इसलिए ब्लू टू ग्रीन होगा। ठीक है, अगर कॉपर का कलर पूछते तो ब्लू से रेड होता, बट यहाँ पे सोल्यूशन तो ये दोनों है ना, ये तो मेटल्स है, तो ये तो सॉलिड फॉर्म में है, तो ये है आपके सोल्यूशन। तो यहाँ पे ब्लू से ग्रीन कलर हुआ है, तो इसका आंसर ब्लू से ग्रीन ऑप्शन पे होगा। तो ऑप्शन है ब्लू टू लाइट ग्रीन। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। सी ऑप्शन टिक कर लेना इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक ट्यूब है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl की ड्रॉप्स डाली जा रही है। ये कंपाउंड ए है, ये पिक्चर वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो इस डाइल्यूट HCl को हमने कंपाउंड ए में डाला। अब इन्होंने पूछा कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो HCl है, तो यहाँ पे कंपाउंड ए क्या रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि जो सोल्यूशन है ना, जब मैंने HCl डाला होगा तो जो सोल्यूशन बना होगा उसने क्या बनाया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब HCl के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे कैल्शियम रहा होगा, है ना, ऑक्साइड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड, तभी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो एसिड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एसिड जो होता है मेटल के साथ क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाता है ना। HCl होगा तो मेटल क्लोराइड बनेंगे। तो यहाँ पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया, तो कैल्शियम मेटल के साथ तो वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा ना, तो ये तो गलत है। उसके बाद अगर इस ऑप्शन को देखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो सोल्यूशन बना है वो कॉपर ऑक्साइड है। तो सोल्यूशन जब HCl में क्या मिला होगा कि कॉपर ऑक्साइड बना होगा, तो सोचो अगर ये मान लो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड होता तो कॉपर ऑक्साइड होता, क्योंकि जस्ट कॉपर होता। अगर मैं मान लूँ यहाँ कॉपर है तो कॉपर क्लोराइड बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, आपने एसिड के रिएक्शन पढ़े होंगे। एसिड में HCl, कोई भी एसिड को जब मैं किसी भी मेटल के साथ करूँगी NaCl, तब तो हमें पता है कि NaCl बन जाएगा, और क्योंकि ये रिएक्टिव है ना तो ये H2 को डिस्प्लेस कर देता है, H2 गैस को। सेम ऐसे CaCl2 बन जाता है, फिर H2 गैस। बट कॉपर अगर होगा यहाँ पे HCl के साथ, ये तीनों के HCl के साथ है, तो अगर कॉपर होगा HCl के साथ तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कॉपर, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होता है ना, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता अगर HCl के साथ आपका कॉपर है। तो इट मीन्स यहाँ कॉपर तो नहीं रहा, कॉपर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉपर होता तो फिर ये रिएक्शन